वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम हम देख चुके थे। अब अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस यहाँ पर दो प्रकार के निकाय और होते हैं। वन इज़ होमोजीनियस सिस्टम, यानी समांग निकाय, यानी जो पूरी तरह से एक जैसा हो। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, या तो पूरी तरह से स्टीम हो, भाप, जिसमें सभी कण भाप के हों, या फिर सारे कण पानी के हों, या फिर सारे कण जो हैं वो बर्फ़ के हों, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में हों, किसी एक अवस्था में हों, तब ये समांग निकाय कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी ऑक्सीजन हो सकती है गैस में, हाइड्रोजन गैस हो सकती है, लेकिन और कोई अणु उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा जो प्रकार है वो है हेट्रोजीनियस सिस्टम, यानी विषमांग निकाय। ये क्या होता है? लाइक वेट स्टीम। अब जो वेट स्टीम होती है, हम क्वालिटी ऑफ स्टीम के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो क्वालिटी जो स्टीम होती है वो 1 होती है यदि, तो उस स्टीम को हम कहते हैं ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। तो उसमें सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टीम के होते हैं। तो यदि ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है, दैट मस्ट बी होमोजीनियस सिस्टम। बट इन केस ऑफ वेट स्टीम, यहाँ पर कुछ वाटर पार्टिकल्स भी मिक्स होते हैं। तो वेट स्टीम एक मिक्सचर होता है वाटर पार्टिकल एंड स्टीम का, इसलिए ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा। या किसी और प्रकार का मिश्रण हो तो वो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाता है। ठीक है। जैसे कि पानी में हम शक्कर को घोलते हैं, अच्छे से घुल जाती है तो वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन यदि पानी में रेत को घोलेंगे तो वो एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा। तो बस यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ क्या है? सिस्टम है। इस प्रकार से हमने समझा। अब अगेन द्रव्य। इस बार द्रव्य मतलब सब्सटेंस। द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान होता है ना, जिसमें उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, तो वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब परमाणु क्या होता है? एटम। और परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है, क्योंकि ये सतत नहीं होते हैं। ये उनके बीच जो आकर्षण बल होता है या उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग सेट होते हैं। अब अणुओं के जो मध्य उनकी दूरी होती है उसके अकॉर्डिंग हम द्रव्य को 3 प्रकार में बांट सकते हैं, जिसे उसकी अवस्थाएं भी कहते हैं। तो द्रव्य जो है या तो ठोस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है। तो ठोस क्या होता है? सॉलिड। और इंजीनियरिंग भाषा में हम उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वो होती है जो कि दृढ़ हो, जिस पर फोर्स लगाने पर वो इजीली डिफॉर्म ना हो, जिसकी निश्चित आकृति हो और जो अपने आकार को बनाए रखे। दूसरा होता है द्रव या लिक्विड। तो लिक्विड को हम जिस बर्तन में डाल देते हैं ये उसका आकार ले लेता है, मतलब उसकी कोई निश्चित आकृति, निश्चित आकार नहीं होता है। वही गैस के साथ भी होता है। गैस को भी हम जिस प्रकार के माहौल में रखते हैं वो उस जगह पर फैल जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है। अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो इस प्रकार से गैस का भी कोई निश्चित आकार एवं आकृति नहीं होता है। तो द्रव और गैस, लिक्विड एंड गैस बोथ है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, यानी बहने की प्रॉपर्टी होती है, इनमें बहने का गुण होता है। तो जो बहते हैं उन्हें कहा गया फ्लूइड, यानी तरल। तो तरल यांत्रिकी भी एक सब्जेक्ट आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो तरल यांत्रिकी में हम केवल द्रव और गैस की बात करते हैं, और यदि हम सॉलिड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ठोस की बात करते हैं। अब आता है संपीड़न। अब संपीड़न क्या होता है? जब किसी पदार्थ पर या वस्तु पर हम फोर्स इस प्रकार से लगाते हैं कि वो उसे कंप्रेस करे। इस प्रकार से यदि हम किसी चीज़ को कंप्रेस करें तो वहाँ पर संपीड़न होता है। जैसे हम फोम के गद्दे को यदि दबाते हैं तो वो दब जाता है। अब बात आती है सॉलिड की। यदि असल सॉलिड है, अच्छी सॉलिड वस्तु है, तो उसे हम कंप्रेस लगभग नहीं कर सकते। लाइक मेटल आर इम्पॉसिबल टू कंप्रेस अ मेटल, क्योंकि उसके अणु बहुत ज़्यादा पास में होते हैं और बहुत ही रिजिडली पैक होते हैं। ठीक है। तो इट इज़ नेग्लिजिबल
कंप्रेशन इन सॉलिड। इसके बाद आता है लिक्विड लाइक वाटर, ऑयल, ये भी लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बहुत हद तक ये इनकम्प्रेसिबल ही रहते हैं। लेकिन गैस जो है इसका कंप्रेशन काफ़ी गुना तक किया जा सकता है। तो यही एक गुण भी बन जाता है गैस का कि इसके कारण ही हम अपनी गाड़ियों को चला पाते हैं इंजन में, और पेट्रोल को हम गैसोलीन ही बोलते हैं क्योंकि भले ही वो द्रव अवस्था में गाड़ियों में भरा जाता है लेकिन उसका यूज़ होता है गैस के तौर पर जलते टाइम। तो इस प्रकार से संपीड़न सबसे अधिक होता है गैसों में, और लिक्विड और सॉलिड में बहुत कम, और सॉलिड में तो लगभग ना के बराबर होता है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है। अब किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी यानी उसकी विशेषता, जैसे कोई जनरली यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, या तो वो पढ़ाई में अच्छा होगा, या खेलकूद में अच्छा होगा, या दोनों में भी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा वो एक अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकता है, वो एक अच्छा फिलंथ्रोपिस्ट हो सकता है, काफ़ी रिच पर्सन हो सकता है। तो इस प्रकार से जैसे व्यक्तियों की प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही पदार्थ की या द्रव्य की, सब्सटेंस की भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिन्हें बताने वाले कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम उस पदार्थ के गुणधर्म बोलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? पहला दिख रहा है आपको दाब, यानी प्रेशर, कितना प्रेशर कोई सब्सटेंस सह सकता है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। एक पर्टिकुलर स्टेट में उस पर कितना प्रेशर लग रहा है, ये उसकी प्रॉपर्टी बताएगा, जिससे उसकी स्टेट हमें पता चलेगी। इसके बाद टेम्परेचर, कोई वस्तु यदि काफ़ी ज़्यादा हीटेड है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोई वस्तु ठंडी है तो उसका टेम्परेचर कम होगा, मतलब सेंस ऑफ हीट हमें बताता है टेम्परेचर। इसके बाद है आयतन, कोई वस्तु जितना ज़्यादा स्थान घेरेगी उसका आयतन उतना ही अधिक हो जाता है, सो इट इज़ वॉल्यूम। चौथा है आंतरिक ऊर्जा, तो किसी वस्तु में आंतरिक ऊर्जा की मात्रा कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद होता है घनत्व, घनत्व यानी होता है डेंसिटी, कोई वस्तु कितनी ज़्यादा डेंस है, जैसे कि रुई को हम बहुत सारा भी इकट्ठा कर लें तो उसका वज़न ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। लेकिन यदि मेटल को हम इकट्ठा करें तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी होती है। इसके अलावा है एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये विशेष टर्म्स हैं जो कि आगे पढ़ने पर आपको क्लियर होंगी। इसके बाद है भार, भार यानी वेट, तो वेट भी जो एक पदार्थ है उसका विशेष गुण होता है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ कितने प्रकार की होती है, तो प्रॉपर्टीज़ दो प्रकार की होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ जो मात्रा पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो जो मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म होते हैं वो होते हैं ताप, दाब, घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट एंट्रोपी, विशिष्ट आयतन आदि। तो इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं किसी वस्तु को दो भागों में विभाजित कर देने पर भी यदि प्रॉपर्टी नहीं बदलती है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे यदि एक रेड हॉट आयरन की छड़ है ना, रक्त तप्त लोहे की छड़ है, उसको यदि हम दो भागों में बांट दें तो दोनों का टेम्परेचर वही रहेगा जो पहले था। यदि केटली से चाय हम 2-3 कप में निकाल लेते हैं तो चाय की मात्रा भले ही कम हो जाएगी लेकिन लगभग सभी कप में चाय का टेम्परेचर जो रहेगा वो सेम रहेगा। दाब, अब दाब जो होता है वो भी एक प्रकार से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि यदि हम किसी बलून को दो अलग अलग भागों में बांट दें इस तरह से कि उसकी हवा लीक ना हो, तो उसके दोनों भागों में प्रेशर एक बराबर ही रह जाएगा। पानी की टंकी से यदि हम एक बराबर हाइट पर छेद कर दें तो उससे बहने वाला पानी एक बराबर दूरी तक जाएगा, तो इस प्रकार से प्रेशर एक बराबर रहता है। घनत्व, घनत्व भी हम जानते हैं कि घनत्व तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो जितना आयतन कम होगा उतना ही द्रव्यमान भी उस पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से ये सभी मात्रा निरपेक्ष या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर भी किसी प्रॉपर्टी के आगे विशिष्ट लिखा हो यानी स्पेसिफिक लिखा हो, तो यदि वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है तो भी वह क्या बन जाएगी, इंटेंसिव बन जाएगी। स्पेसिफिक यदि लिखा हो
तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर आयतन लिखा हुआ है, लेकिन आगे क्या है, विशिष्ट। और आयतन एक्चुअल में क्या है, एक मात्रा सापेक्ष यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन उसके आगे यदि हमने विशिष्ट लगा दिया तो ये क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही भार होता है, भार एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ऊर्जा भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ऊष्मा भी एक्सटेंसिव है, और एंट्रोपी भी। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में देखा कि निकाय कितने प्रकार के होते हैं, समांग, विषमांग, और उसके द्रव्य क्या होता है, उसकी अवस्थाएं क्या होती है, संपीड़न क्या होता है, और विभिन्न प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं।